चलिए देखिए भाई, आज का आपका चैप्टर है नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसमें क्या है बेटा, हमारे बॉडी में मिनरल्स हो, ऑक्सीजन हो और जो भी इसेंशियल एलिमेंट हो, इन सब का परिवहन एक जगह से दूसरे जगह जो होता है, ये कौन करेगा? आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, इसी को कहते हैं। ठीक है, ऐसा कंपलसरी नहीं सिर्फ ब्लड ही जाता है, उस ब्लड में आपका ग्लूकोज रहता है, ऑक्सीजन रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी चीजें होता है। उसका जो परिवहन होता है, उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है पूरे बॉडी में जाना, ही क्या कहलाता है? आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। लिखिए एन इसेंशियल, लिखिए लिखो एन इसेंशियल requirement of minerals of minerals of नहीं is transport an essential requirement of mineral is transport in our body। मिनरल्स यहाँ लिख लेना ग्लूकोज, और आप लिख लेना ऑक्सीजन, ETC कर लेना। ठीक है, इन आवर बॉडी इन फॉर्म ऑफ ऐसे बस लिखिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट लिखिए दिस फंक्शन is achieved by the fluid that circulate so और ये जो आपका जो मिनरल्स है, ये फ्लूइड की तरह हमारी बॉडी में क्या करता है? सर्कुलेट करता है। ठीक है, और ये जो फ्लूइड होता है उसी को कहते हैं बॉडी फ्लूइड, जिसमें इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पाया जाता है। बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड are the medium are the medium of transport in the body। they लिखिए शांति से, they may either be intercellular, intracellular or extracellular। intracellular fluid it contains large amount of potassium ion, phosphorus
एंड प्रोटीन और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आपका ब्लड आ जाएगा, लिम्फ आ जाएगा और CSF आ जाएगा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। देखिए बेटा, आप लोगों का चैप्टर आज चल रहा है, नया चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने बताया एन इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ मिनरल, ग्लूकोज, वाटर एक्सेट्रा ट्रांसपोर्ट इन आवर बॉडी इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है हमारे बॉडी में ब्लड के थ्रू, लिम्फ के थ्रू जो क्या जाए, मिनरल्स हो, ग्लूकोज हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो और जो भी इसेंशियल एलिमेंट अगर हमारी बॉडी में इसके थ्रू क्या करता है, परिवहन करता है, तो वही जो आपका सिस्टम बनता है उसी को कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो फंक्शनल होता है जब अचीव करता है क्या, फ्लूइड। समझ रहे हो, हमारे बॉडी में दो तरीके के फ्लूइड पाए जाते हैं, एक को कहते हैं इंट्रासेलुलर और एक को क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा का मतलब होता है सेल, सेल के अंदर, ठीक है। जैसे कोई कोशिका है, इस कोशिका के अंदर जो फ्लूइड पाया जाएगा उसको कहेंगे इंट्रासेलुलर, और जो इसके बाहर जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इसके बाहर, सेल के बाहर क्या पाया जाता है, आपका ब्लड पाया जा सकता है, लिम्फ होता है, CSF होता है, और सेल के अंदर जो होता है मोस्टली आपके आयंस वगैरह होते हैं, ठीक है। हाँ, ये सारे आपके आयंस इसमें पाए जाते हैं। तो ये आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड हो गया, लिक्विड हो गया, और जो इसके बाहर पाए जाते हैं उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यही दोनों में क्या होता है, एक्सचेंजेस होते रहते हैं। इसी को क्या करते हैं, ब्लड के मतलब जो वेन्स होंगी उसके थ्रू, कैपिलरीज होंगी उसके थ्रू जो होते रहेंगे, इसी को क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। तो इसी चीज को मैंने लिखा है कि एन इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ मिनरल्स, ग्लूकोज, वाटर एक्सेट्रा इज ट्रांसपोर्ट इन आवर बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस फंक्शन इज अचीव्ड बाय द फ्लूइड दैट सर्कुलेट थ्रू द बॉडी। ये जो फंक्शन को सबसे ज्यादा कौन अचीव करेगा, वो फ्लूइड लेके जाता है, और ये जो फ्लूइड होता है उसी को कहते हैं बॉडी फ्लूइड। ये बॉडी फ्लूइड जो होते हैं आपके कितने होते हैं, ट्रांसपोर्ट इन बॉडी, हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये दो प्रकार के होंगे, एक को कहेंगे इंट्रासेलुलर, एक को क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर मतलब होता है सेल के अंदर, इंटर सेलुलर का मतलब होता है दो सेल के बीच में। समझ रहे हो, इंटर का मतलब होना जोड़ना, अगर एक सेल है दो सेल के बीच में अगर यहाँ से यहाँ चीजों को ट्रांसफर करना तो वो इंटर सेलुलर होता है। अगर इंट्रा है तो मतलब सेल के अंदर ही हो रहा है, अगर एक्स्ट्रा है तो सेल के बाहर हो रहा है। तो ये क्या है बेटा, आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड हो गया, और क्या है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो गया। इंट्रासेलुलर फ्लूइड का मतलब होता है इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, और क्या है ये आपकी प्रोटीन। प्रोटीन में आपके बहुत सारे प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, बहुत सारी प्रोटीन जो रहती हैं, ये सारी की सारी क्या कहलाती हैं, आपकी इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहलाएंगी। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपका क्या आ जाएगा बेटा, ब्लड आ जाएगा, लिम्फ आ जाएगा, CSF को कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये जो हमारा ब्रेन होता है, इस ब्रेन को कवर, यहाँ से तीन आपकी लेयर आपकी कवर करती हैं, इसके तीन आपके क्या होते हैं, मेम्ब्रेन होते हैं। क्या सबसे अंदर पिया हो गई, मैंने क्या बताया था, डाइस, या किससे बोला था, डाइस ने, सबसे अंदर पिया हो गई, फिर बीच में जाला बना लिए तो एरेक्नोइड हो गया, और फिर क्या हो जाएगा, ड्यूरामेटर। सबसे बाहर ड्यूरामेटर, फिर डैप से याद कर लेना, फिर एरेक्नोइड, फिर क्या है आपका पियामीटर। तो इसमें जो लिक्विड भरा रहता है यही लिक्विड क्या कहलाता है आपका, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड या CSF कहलाता है, जो हमारी ब्रेन को क्या करेगा, हमारे सर को किसी भी प्रकार की जो जर्किंग और शॉकिंग, अगर आप अचानक से कहीं गिर जाते हैं तो ये फ्लूइड ही इस चीज को तोड़ने से हमारे ब्रेन को बचाती है। क्योंकि अगर चोट किसी लिक्विड मीडियम में रखोगे तो वहां चोट जल्दी नहीं लगती। उसी तरीके से अगर एक बच्चा अपने माँ के वूम में है, ठीक है, तो
उसमें ये जो सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है बेटा, इसको कहते हैं एमनियॉन। क्या कहते हैं? एमनियॉन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, भरा रहता है आपका फ्लूइड, इसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या कहते हैं इसको? एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। और ये फ्लूइड, ये जो आपका बेबी है, ये क्या है आपका बेबी है, इन्फेंट बेबी है, और ये इसी फ्लूइड के अंदर है कि अगर माँ कुछ कहीं चोट लग जाए या कहीं कोई धक्का वगैरह कुछ भी लगता है तो ये फ्लूइड के अंदर बच्चा रहेगा तो इसको चोट नहीं लगती। हाँ, तो ये इसको क्या करेगा, जर्किंग और शॉकिंग से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसी तरीके से सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड हमारे ब्रेन को जर्किंग और शॉकिंग से क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने इतना करवा दिया, इसको कर लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग, लिखिए, इसको लिखिए आप लोग। और बाकी क्यों नहीं आ रहे हैं जी सब लोग? सब गायब हो जाते हैं, सब पढ़ के लगता है ज्यादा पढ़ लिए हैं सब। और टेस्ट ले लो तो सबका 50 के नीचे ही, 60 में ही सब टाइम टाइम फिक्स हो जाते हैं। पढ़ने के लिए ये नहीं कि हम कम से कम आके पढ़ें, और जिसका जिसका पेपर लगा देखते हैं कितना वो नंबर लाता है। इतनी बार कहें कि 2 घंटे की क्लास से आके पढ़ोगे तो तुम्हारे ये सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, पढ़ना नहीं पड़ेगा। जो भी डाउट्स है आके पूछ लो यहाँ पे। और जो पढ़ लिए हैं तो वो 2-4 तो मान लो, उनकी बात ही छोड़ दो, उनका भी दिख रहा है रिजल्ट कितना आ रहा है। मेहनत करिए, पढ़िए। जो लोग पढ़ चुके हैं एक बार पूरा, उनके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, चाहे कोई भी रहे। इसका मतलब वो रिवीजन नहीं कर रहे हैं। रिवीजन प्रैक्टिस करो और क्लास अटेंड करो। अगर रिवीजन नहीं हो पा रहा है तो क्लास अटेंड करो कि कम से कम जो जो चैप्टर यहाँ पढ़ाया जा रहा है बैठे बैठे रिवीजन हो जाएगा। आप लिखे हो ऑलरेडी तो कॉपी लेके आओ, जो एक्स्ट्रा बता रही है उसमें इंक्लूड करो, बाकी चुपचाप बैठ के पूरी क्लास देखो कि हाँ क्या है कैसे, तो रिवीजन होगा। और बाकी अपना टारगेट सेट करके चलो कि आज मुझे पूरे दिन में ये चैप्टर निपटाने हैं, और यूथ का प्रैक्टिस सेट मार के, शिल्पी का करके। ठीक है, ऐसे करेंगे बेटा तब जाके होगा। एग्जाम टाइम इतना प्रेशर हो जाता है, चीजें कंट्रोल में नहीं रहती, फिर लगता है कुछ नहीं पढ़े कुछ नहीं पढ़े, ये नहीं आ रहा वो नहीं आ रहा, ये भूल जा रहा है। इसलिए मेहनत करिए आप लोग। और जो स्टूडेंट नए हैं उनका मैं दुख समझ रही हूँ, उनको नहीं दिक्कत, चलिए ठीक हो, उनके लिए हम हैं। पर जिनको मैंने पढ़ा दिया एटलीस्ट उनके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। ठीक है, मेहनत करो वंदना, कम से कम तुम्हारे मार्क्स 100+ होने चाहिए। 86 पाई हो कि 89? 86 ना, तो उस चीज को देखिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि अब जो वैकेंसी आएगी इसी में होना होगा तो हो जाएगा। इधर उधर उधर भागने का कोई मतलब नहीं, अपने सब्जेक्ट पे आ जाओ क्योंकि वैकेंसियां मिल जाएंगी। बिहार वाला इतना, उसका देखो हम तुमको हकीकत बता रहे हैं, बिहार वाला कराना होगा तो करा देगा। ठीक है, इलेक्शन से पहले अगर उसने स्टेट को इसके बीच में इंक्लूड किया तो इतना जान लो, तो फॉर्म भरवा लेगा और इलेक्शन के बाद एग्जाम होगा, फिर वो स्टेट ही कराएगा, वहीं पे मार होगी। यही चीजें हैं, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं कब क्या कर दे। पर हाँ, मेरा मेरा कहना इतना है कि अगर टीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रही हो तो तुम अपना पढ़ती रहो उसको। ठीक है, नहीं नहीं छोड़ो नहीं भाई, मैं छोड़ने के लिए कहाँ कर रही हूँ। तुम्हारे पास 24 घंटे, तुम 24 घंटे में अगर 5 घंटे उसको देती हो, 2 घंटे में अपना रिवीजन कर लेती, क्लास आके अटेंड कर लेती हो, तो तुम्हारा दोनों नहीं हो जाएगा। आखिर में उसमें तो इसका पोर्शन तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, यही सारी चीजें तो पूछता है उसमें, तुमको ये तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। नहीं, तो चीजों को मेंटेन करके चला जाता है। 1 घंटे 2 घंटे अपने सब्जेक्ट को दो।
देखो एलटी का सीक्वेंस आता है, वो लेकर के चलो 3 महीने बाद ही अगर आज आ गई एलटी की वैकेंसी, तो कल से अगर 1 महीने तक तो आपका फॉर्म फिलअप होगा। उस 1 महीने के फॉर्म फिलअप होने के बाद वो 90 दिन का टाइम देते हैं। 90 दिन के बाद वो 90 दिन के अंदर वो करवाएंगे। 90 दिन का मतलब 3 महीने, 4 महीने ऐसे हो जाएगा, अगर डील हो गया तो 5 महीने। पेपर की डेट ऐसे मेंशन नहीं करता है, उसमें कभी ऐसे नोटिफिकेशन आएगी, फिर उसके बाद जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें स्पष्ट होता है कि आपके 90 दिन के बाद आपके एग्जाम लिए जाएंगे, तो 3 महीने का टाइम देगा। उस 3 महीने के बाद एग्जैक्ट डेट कब देगा वो जानता है, वो 4 महीने का भी दे सकता है, 5 का भी दे सकता है। ठीक है, नोटिफिकेशन से ही कोई चीज क्लियर होती है, ऐसे नहीं। ऐसे तो यूट्यूब वाले बनाते रहते हैं। चलो लिखो इसके आगे, लिखिए इसी के नीचे लिखो द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस मटेरियल इन बॉडी सच एज न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट में क्या आपका रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ना, यूज तो करेंगे नहीं इसको हम लोग। रिस्पायरेटरी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, रिस्पायरेटरी गैसेस, यही तो आपके हो जाएंगे। यहाँ इसको रिस्पायरेटरी गैसेस, रिस्पायरेटरी गैसेस, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट, lymphocytes, water are carried by circulatory system। ठीक है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस मटेरियल इन द बॉडी सच एज, हमारी बॉडी में किस किस डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किस फॉर्म में, या तो न्यूट्रिएंट होंगे, या तो आपके वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, या तो रिस्पायरेटरी गैस है, या तो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट होंगे, या तो लिम्फोसाइट्स, या तो वाटर। ये सारी चीजें हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट होते हैं किसके थ्रू बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब आप लोगों को सर्कुलेटरी सिस्टम में एक एक करके सब पढ़ना होगा। पहले ब्लड पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर हार्ट के सारे फंक्शंस वगैरह बताएंगे। ठीक है, तो सबसे इसके बाद आप पढ़ेंगे ब्लड। यहाँ डालिए आप लोग ब्लड, डालो ब्लड। ब्लड आपका किससे बना है, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू था, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इससे ब्लड बोन दोनों बने हुए हैं। ठीक है, और इसलिए इसकी ओरिजिन कैसी होगी, मेसोडर्मल। वेरी गुड, मेसोडर्मल, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू से जो ओरिजिन होती है किसकी होती है, मोस्टली मेसोडर्मल होती है। ठीक है, ब्लड का पीएच कैसा होता है, अल्कलाइन होता है। वेरी गुड, 7.4 पीएच होता है इसका। ठीक है, ब्लड को अगर आप टेस्ट करते हैं तो खारा लगता है ब्लड। ठीक है, नमकीन टाइप, तो इसका मतलब इसका पीएच 7.4 पीएच इसका होता है। हाँ, जिसको छारी बोलते हैं। अब ब्लड बना किससे बेटा, ब्लड आपके दो कंपोनेंट से बना है, एक को कहेंगे प्लाज्मा, दूसरे को क्या कहते हैं, हाँ, ब्लड कार्पस्कल। ठीक है, पहले को कहेंगे प्लाज्मा, इसके 2 कंपोनेंट है,
कंपोनेंट है। हमारे ब्लड में दो कंपोनेंट होता है, पहला प्लाज्मा, दूसरा आपका ब्लड कार्पस्कल, ब्लड हाँ रक्त कणिकाएं जिसको बोलते हैं कार्पस्कल, ठीक है, रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा में बेटा देखते हैं प्लाज्मा का जो अमाउंट होता है हमारे ब्लड में, सबसे ज्यादा प्लाज्मा पाया जाता है 55%। कितना परसेंट? 55%। और बचा कितना? 45। ये क्या हमारी होती है? रक्त कणिकाएं होती हैं, ठीक है। प्लाज्मा जो लिम्फ होते हैं वो आपका 55% एवरेज रखेंगे और ब्लड में, और ये क्या है आपका ब्लड कणिकाएं जो थी 45। तो मतलब ब्लड, अगर ब्लड क्या हो गया, ब्लड बराबर आपका क्या हो जाएगा? प्लाज्मा प्लस ब्लड कार्पस्कल, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है? ब्लड कहलाएगा, ठीक। प्लाज्मा में आपके क्या क्या इंक्लूड होते हैं? प्लाज्मा में सबसे ज्यादा बेटा आपका पाया जाता है वाटर, ठीक है। कितना होगा? 90 से 92%। वाटर कितना होगा? 90 से 92% होता है, ठीक है। दूसरा आपका न्यूट्रिएंट्स है। तीसरा है आपका प्लाज्मा प्रोटीन। क्या बेटा? आपका प्लाज्मा प्रोटीन। तो हमारे प्लाज्मा में 3 कंपोनेंट मिलके बने हैं। प्लाज्मा में वाटर है, न्यूट्रिएंट है और प्लाज्मा प्रोटीन मिलकर के क्या बना ली है? प्लाज्मा, ठीक है। जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है डिफरेंट टाइप की होती है। इसमें लिखिए कौन कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन होती है, क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, ये आपके PYQ ऑलरेडी बने हुए हैं। ये प्लाज्मा प्रोटीन पूछता है, इसमें से कौन से प्लाज्मा प्रोटीन है, इसको आप लोग को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो लिखिए इसमें प्लाज्मा प्रोटीन में 3 है। पहले आपका 3 क्या, बहुत सारे, पहले इसको लिखो। एल्बुमिन, एल्बुमिन, ठीक है। ग्लोबुलिन, फिर आपके क्या है? फाइब्रिनोजन है, ठीक। एंड प्रोथ्रोम्बिन, फिर आपका क्या हो जाएगा? इम्यूनोग्लोबुलिन, फिर आपका क्या आ जाएगा बेटा? हिपैरिन, फिर आपका क्या आ जाएगा? हाँ, इतने ही हो गए ना। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। सबसे मैक्सिमम आपका क्या पाया जाता है? ग्लोबुलिन, मैक्सिमम। सबसे इन सारी प्रोटीन में सबसे ज्यादा आपकी कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लोबुलिन पाई जाती है। एल्बुमिन कहाँ पाया जाता है? आपके एग में, ठीक है। जो आपका एग होता है, एग देखे हो ना, अंडा, इसमें ये जो येलो वाला पार्ट है, ठीक, क्या है आपका? एल्बुमिन हो गया। ग्लोबुलिन ये सबसे मैक्सिमम है। फाइब्रिनोजन कैसा है? ये ब्लड क्लॉटिंग करता है ना, हाँ, क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन हो गया। और हिपैरिन क्या है? एंटी कोगुलेंट है। एंटी कोगुलेंट का मतलब, कोगुलेंट का मतलब हो गया ऐसी प्रोटीन जो ब्लड को जमने न दे, हाँ, इसको मास्ट सेल से सिक्रीट होता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये भी ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। जब क्लॉटिंग फैक्टर पढ़ेंगे तो प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ये सारी चीजें क्या करती हैं? क्लॉटिंग करने में हेल्प करती हैं, हाँ। और इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है बेटा, ये हमारी क्या होती है? एंटीबॉडीज को बनाएगी जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। हाँ, ये सारी चीजें आपकी आएंगी। इम्यूनोग्लोबिन में आपके बहुत सारे होते हैं, दे, ठीक है। तो इसमें IgG आ जाता है, IgA आ जाता है, IgM आ जाता है, IgD आ जाता है, IgE हो जाता है। सबसे बड़ी आपकी कौन सी है? IgM है। और जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है IgG। ये सारी चीज, जो एलर्जी जब बढ़ती है तो किसकी संख्या बढ़ने लगती है? IgE की। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। इम्यूनिटी सिस्टम जब पढ़ाएंगे वहां पे तब ये चीजें हम बताएंगे। तो इम्यूनोग्लोबुलिन इतने टाइप्स के होते हैं, ठीक। यहाँ तक सबको समझ में आया?
हिपैरिन जो है एंटीकोगुलेंट, हमारे वेन्स में जो ब्लड है उसमें ये आपके प्रोटीन पाई जाती है हिपैरिन, इसलिए हमारी वेन में ब्लड क्या होता है, जम नहीं पाता। जैसे आप वेन अगर कहीं कट होता है और जैसे ब्लड हमारा वेन से बाहर आता है तो हिपैरिन प्रोटीन वहां से गायब हो जाएगी, इसके वजह से बाहर आने पे हमारा क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो ये जो हिपैरिन है इसको कहते हैं एंटीकोगुलेंट प्रोटीन कहते हैं। इसी तरीके से एक आपकी प्रोटीन पाई जाती है इनवर्टिब्रेट में, किसमें, जो छोटे आपके जीव है उसका नाम है लीच, जोक जो है, जोक, उससे जो प्रोटीन मिलता है उसको कहते हैं हीरोडीन। हीरोडीन, हीरोडीन प्रोटीन जो है बेटा ये आपका ऑब्टेन होता है लीच से, लीच का मतलब होता है जोंक, और ये प्रोटीन जो होता है लीच के कहाँ पाया जाता है, सलाइवा में। जैसे कोई जोंक किसी कैटल को, जैसे कोई कैटल गाय भैंस है, अगर उसके किसी भी चीज को अगर चिपकती है तो ये अपने सलाइवा से इस प्रोटीन को, हीरोडीन प्रोटीन को रिलीज कर देगी ताकि वहां पे ब्लड का कोगुलेशन न हो पाए और ब्लड को आराम से वो सक कर ले, ठीक है। हाँ वो तो चलता है। हीरोडीन जो होता है बेटा ये भी क्या है आपका, एंटीकोगुलेंट, क्या है, एंटीकोगुलेंट प्रोटीन है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी में ये चीज पढ़ाई थी कि इसी प्रोटीन को निकाल करके हमने किसमें देखा, ब्रेसिका नापा, किसमें, ब्रेसिका नापा आपका एक प्लांट होता है, ठीक है, उसी प्लांट में क्रूसीफेरी का है, इसी प्लांट में इस प्रोटीन को हम लोग डाल देंगे और ढेर सारे प्रोटीन को बना लेंगे, फिर हम उस प्रोटीन को निकाल लेते हैं हीरोडीन को लेबोरेटरी वगैरह में, जहाँ हम लोग ब्लड टेस्टिंग के लिए देते हैं कि हमारा ब्लड ज़्यादा देर तक रहे, 4 दिन 5 दिन 10 दिन टेस्टिंग के लिए, तो यही हीरोडीन प्रोटीन उसमें डाल दी जाती है ताकि हमारे ब्लड का कोगुलेशन ना हो पाए, हम अपनी चीज़ों को अच्छे से कर लें, ठीक है। तो ये हीरोडीन जो है ये आपका इसमें नहीं आएगा प्लाज्मा में, मैं इसको नोट करवा रही हूँ, बता रही हूँ इसको, ठीक है। ये प्लाज्मा की प्रोटीन नहीं है, ये आपकी किसकी है, लीच की है, ये आप यहाँ पे नोट करके लिखना, ठीक। ये भी आपका PYQ बना हुआ है। तो मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया है यहाँ पे, ब्लड के 2 कंपोनेंट हैं, एक का नाम प्लाज्मा है, दूसरा का नाम क्या है, ब्लड कार्पस्कल। प्लाज्मा का अमाउंट 55% है, ब्लड कार्पस्कल का कितना है, 45। प्लाज्मा में 3 चीजों से मिलकर के आपका प्लाज्मा बना है, वाटर, न्यूट्रिएंट और प्लाज्मा प्रोटीन। वाटर का अमाउंट सबसे ज्यादा है 90 से 92%, बाकी 8% में सारी चीजें आएंगी, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन में आपके डिफरेंट टाइप के प्रोटीन होते हैं, पर मिनिमम जो आपकी मोस्टली जो होती है इंपॉर्टेंट में ये 3 आती हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और क्या है, फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन आपके एग में पाई जाती है, ग्लोबुलिन सबसे ज्यादा, इन सारी प्रोटीन में सबसे मैक्सिमम क्या पाई जाती है आपकी, ग्लोबुलिन, और ये क्वेश्चन बना इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगाया। फाइब्रिनोजन क्या है, ब्लड को क्लॉट करता है, हमारे स्किन से अगर ब्लड बाहर निकलता है तो वो क्लॉटिंग फैक्टर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा आपका, फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रम्बिन भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन हमारी ब्लड की, हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। हिपैरिन जो होता है एंटीकोगुलेंट है, हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड को जमने नहीं देता। पर कुछ आपके इन्वर्टिब्रेट हैं, लोअर मतलब सबसे छोटे आपके जीव पाए जाते हैं, इनको लीच कहते हैं, जोंक होते हैं, उसके बॉडी में, उसके सलाइवा में, उसके लार में हीरोडीन प्रोटीन पाई जाती है, ये भी कैसी होती है, एंटीकोगुलेंट होती है, ठीक। तो मैंने आप लोगों को प्लाज्मा के बारे में पढ़ा दिया, अब लिखिए ब्लड कार्पस्कल। रक्त कणिकाएं, यहाँ लिखिए, चार्ट में बनाइए। रक्त कणिकाओं में ये जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC है, WBC एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। RBC का मतलब होता है रेड ब्लड कार्पस्कल, और WBC का है बेटा आपका व्हाइट ब्लड कार्पस्कल, ठीक है। लिखिए, RBC जो है बेटा इसका लाइफ स्पॉन कितना है, लाइफ स्पॉन का मतलब होता है जीवन काल, हाँ 120 डेज होता है। अगर हावर्स में करेंगे तो 2880 हावर्स आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था
120 डेज भी दिया था, 2880 हावर्स भी दिया था, और ऑप्शन में ए भी दिया था, पर ये ध्यान कोई नहीं दिया। 120 डेज बहुत लोग मारे थे। ठीक है, 120 दिन तक आपकी आरबीसी जिंदा रहेगी, फिर प्लीहा में जाकर के, स्प्लीन में जाकर के इसका क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है। इसलिए प्लीहा या स्प्लीन को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, या ग्रेव वार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। हाँ हाँ, उसी में आपका आरबीसी क्या होती है, दफन हो जाती है। हाँ, वो बाद में होता है, उसका एक कंडीशन होता है, जब बच्चा पेट में रहता है, स्प्लीन नहीं बनता है, उस कंडीशन में वो चीजें रहती हैं। तो वो सब एक्सेप्शनल है, अभी नॉर्मल तरीके से पढ़ना है। ठीक। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट्स। इसको क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स। और डब्ल्यूबीसी को क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, कभी इरिथ्रोसाइट दे दे तो घबराना नहीं है, वो आरबीसी की ही बात कर रहा है। देखिए, लिखिए डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पॉन है बेटा, लगभग 2 से 3 दिन होता है। कितना होता है, 2 to 3 डेज। और ये सोचो 120 दिन ये जिंदा रहता है, ये 2 से 3 दिन तक ही जिंदा रहता है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। अब हम लोग को पढ़ना है डब्ल्यूबीसी, इसको पढ़ना है। डब्ल्यूबीसी में आप लोग लिखिए, डब्ल्यूबीसी को डिवाइड किया गया है 2 फेज में। एक को बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट्स, एक को ए ग्रैनुलोसाइट्स, जिसमें ग्रैन्यूल्स पाए जाएंगे, जिसमें ग्रैन्यूल्स एब्सेंट हो। ए ग्रैनुलोसाइट्स है, और आपका ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स में लिखिए 2 प्रकार का है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स है। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। जो मोनोसाइट्स है, सबसे लार्जेस्ट आपकी डब्ल्यूबीसी होती है। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी क्या है आपकी, मोनोसाइट्स है, ये लार्जेस्ट आपकी डब्ल्यूबीसी होती है। हाँ, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बीन से होता है। 2 से 10% ये टोटल पाई जाती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी। और ये 20 से 45% ये लगभग पाया जाता है, लिम्फोसाइट्स। ठीक। और लिम्फोसाइट्स हमारी रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होती है, हाँ हाँ, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी। ठीक है, और ये क्या होती है, कैसा नेचर होता है इसका, फैगोसाइट्स। इसका नेचर होता है फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स का मतलब होता है ऐसी सेल्स या ऐसा आपका डब्ल्यूबीसी जो क्या कर दे, अदर जो आपका बैक्टीरिया है उसको खा जाए, या इसको क्या कर दे, किल कर दे, तो उसको हम कहते हैं फैगोसाइटिक नेचर। ठीक है, करिए यहाँ तो।
हो गया। ग्रैनुलोसाइट्स में लिख लीजिए, ये तो इसका हो गया। ये 3 प्रकार की होगी, बेसोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल, ठीक है, और आपका हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल। जो न्यूट्रोफिल है सबसे क्या होती है, स्मॉलेस्ट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट WBC है। और सबसे लार्जेस्ट क्या है आपका, मोनोसाइट्स, सबसे लार्जेस्ट मोनोसाइट, सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, न्यूट्रोफिल्स है। और ये भी कैसी नेचर की होती है, फैगोसाइटिक नेचर की होगी, ये भी बैक्टीरिया वगैरह को खा जाएगी। इओसिनोफिल्स जो होती है बेटा, मोस्टली आपकी जब एलर्जी हमको होता है किसी भी चीज से, तो हमारी संख्या इसी की बढ़ जाएगी और हमको एलर्जी से होने से रोकती, नहीं तो हमको हर रोज एलर्जी होती रहती। ठीक है, लिखो बेसोफिल का वो लिख लीजिए, तो अमाउंट लिख लीजिए कितना है। हाँ, हिपैरिन, हिस्टामिन, सॉरी हिपैरिन नहीं, हिस्टामिन होता है। ठीक है, इसको लिख लो 0-1, अरे 0 से 1% आपका बेसोफिल्स हो गया, इओसिनोफिल्स हो गया 1 से 6%, और न्यूट्रोफिल्स आपका लगभग हो जाएगा 40 से 75, कितना हो जाएगा 45 से 75, सबसे ज्यादा आपका यही पाया जाता है। तो मतलब ये जो है नंबर में, किसमें, नंबर में सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, नंबर में सबसे लार्जेस्ट होगी, पर ये सबसे छोटी WBC होगी। ठीक है, संख्या में सबसे ज्यादा आपकी संख्या किसकी होगी, न्यूट्रोफिल्स की, पर ये साइज के हिसाब से देखेंगे, उसके न्यूक्लियस के हिसाब से तो सबसे छोटी होगी। और मोनोसाइट्स क्या होती है, इसका न्यूक्लियस सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और संख्या में ये कम रहती है। ये चीजें आप लोगों को याद रखना है। तो इतने प्रकार के आपके क्या होते हैं, WBC होते हैं। करिए, और बेसोफिल से आपका क्या सिक्रिट होता है, हिस्टामिन। इससे कौन सा आपका प्रोटीन होता है, हिस्टामिन। जब किसी व्यक्ति को इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है चोट लगना, चोट लगने के बाद जिस जगह है वहां पे पहले क्या हो जाएगा, स्वेलिंग आती है, फिर रेड कलर आता है, उसका कलर रेड हो जाता है, फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें करके वो जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के, ये इन्फ्लामेशन के लिए जो हिस्टामिन होती है यही आपकी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, बेसोफिल्स। ठीक है, चलिए अब इसमें लिख लीजिए आप लोग, यहाँ तक बनाइए, बता रही यही नीचे इनका ये बना लो, शेप बना लो, तो लिख लो। एक ग्रैनुलो का मतलब इसके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाएंगे। ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है आपका क्या, जो छोटे छोटे आपके, हाँ जो आपके हाँ वही जो होता है, इसमें नहीं पाया जाए, क्योंकि ये एक ग्रैनुलोसाइट से यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो न्यूक्लियस है कैसा होता है, लिम्फोसाइट्स का राउंड शेप, लिखिए राउंड सिंगल न्यूक्लियस। और मोनोसाइट्स का किडनी शेप होता है या बीन शेप, सिंगल होगा किडनी या बीन शेप, किडनी या आर बीन शेप्ड। बीन शेप्ड क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस होता है। ठीक, बेसोफिल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं बेटा, 2 होते हैं। ये कैसा होता है, बाई न्यूक्लिएटेड होता है, और इस जो फिलामेंट से ये जुड़ा होता है, इस फिलामेंट को कहेंगे थिक की थीन, ये मोटा रहता है। तो ये आपका हो जाएगा, 2 न्यूक्लियस है तो ये कैसे हो गए, बाई न्यूक्लिएटेड, बाई न्यूक्लिएटेड। और ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट आपका कैसा होगा, थिक होगा, मोटा है, थिक फिलामेंट है। और कैसा बेटा, ये बाई न्यूक्लिएटेड, और इसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे, तो यहाँ इस तरीके से डॉट 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 कर देंगे। तो ये कैसे हो गए, ग्रेनुलोसाइट्स। ये क्या हो गए, ग्रेनुलोसाइट्स, बेसोफिल्स। इओसिनोफिल्स लिखो
सेम ऐसे आपका इओसिनोफिल्स भी होगा, उसमें भी आपका क्या हो जाएगा, बाई न्यूक्लिएटेड, बस फिलामेंट क्या होगा, थीन हो जाएगा। फिलामेंट इसका कैसा है बेटा, थीन फिलामेंट हो गया। और ये जो न्यूक्लियस है कैसा है, बाई न्यूक्लिएटेड। और यहाँ पे जो आपका न्यूट्रोफिल्स है, ये इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड है। न्यूट्रोफिल्स कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। जैसे गले में मोतियों का माला सब लोग नहीं पहनते हैं, उस तरीके से ये इसके ऊपर ऐसे ऐसे अरेंज होता है, ब्रीड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है। और ये क्या है, ग्रैनुलोसाइट्स हो गए, ये आपका ग्रैनुलोसाइट्स हो गए, ग्रैन्यूल्स हो गए। और ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो क्वेश्चंस ऐसे बनाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्मॉलेस्ट आरबीसी बट इन नंबर में सबसे लार्जेस्ट अगर है तो वो कौन सी डब्ल्यूबीसी होगी, तो कौन सी आपकी दे देगी, तो वहां पे आप मल्टी न्यूक्लिएटेड दिमाग लगाएंगे। और क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट आपकी डब्ल्यूबीसी है और नंबर में सबसे ज्यादा है, तो किसकी बात करें, न्यूट्रोफिल्स की। ठीक है। बाई न्यूक्लिएटेड जो है ये दोनों है, बेसोफिल्स इओसिनोफिल्स, बस दोनों में अंतर क्या है कि एक में फिलामेंट थिक है, एक में फिलामेंट क्या है, थीन है। एक में फिलामेंट मोटा है ये और एक में पतला है। और आपका मोनोसाइट्स में आपका जो न्यूक्लियस है ये कैसा है, किडनी शेप या बीन शेप न्यूक्लियस पाया जाता है और एक ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। और लिम्फोसाइट्स में जो न्यूक्लियस होता है बेटा वो राउंड या सिंगल न्यूक्लियस होता है। करिए यहाँ पे। हाँ, इससे बहुत भाई हर तरीके से क्वेश्चन बन जाएंगे, स्टेटमेंट बेस भी बन जाएंगे। चार चीज किसी एक का स्टेटमेंट दे देगा, दो दूसरे का दे देगा, चूज करना पड़ेगा कि कौन सा किसका है। जितना मैंने बताया उसको अगर याद रखोगे तो उसमें सब आ जाएंगे। इसको करिए, मैं एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ। यहाँ तक सबको समझ में आया? चलो एक बार देख लो फटाक से इसको, तो लिख लिए हो, लिख लीजिए, जिसका नहीं हुआ लिखो, इसको कंप्लीट करो, मैं फटाक से इसको बताऊं, आगे चलो। अभी ने बताया है, इन्फ्लामेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। हाँ, वैसोडाइलेशन का भी काम करता है, बहुत सारे बात है भाई। चलो यहाँ देखो, आपको मैंने क्या पढ़ाया, ब्लड। ठीक है, ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसकी ओरिजिन मेसोडर्मल लेयर से हुई है। ब्लड का जो पीएच है 7.4 एल्कलाइन है। ब्लड दो कंपोनेंट से मिलके बना है, प्लाज्मा और ब्लड कार्पस्कल। प्लाज्मा का अमाउंट 55% और ब्लड कार्पस कितना है, 45 है। ठीक है। प्लाज्मा में प्लाज्मा का जो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है, वाटर, न्यूट्रिएंट और प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन आपके एल्बुमिन हो सकते हैं जो एग में पाया जाता है, ग्लोबुलिन सबसे मैक्सिमम होते हैं, फाइब्रिनोजन जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे, प्रोथाम्बिन भी वही करता है, हिपैरिन जो है एंटीकोगुलेंट है, और इम्यूनोग्लोबुलिन जो है क्या हमारा इम्यून रिस्पॉन्सिबल में हेल्प करेगा। और एक आपका एंटीकोगुलेंट जो प्रोटीन होती है लीच में पाई जाती है, जो इनवर्टिब्रेट का क्या है, फीचर्स है। फिर आपका ब्लड कार्पस्कल आता है, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या है आपका प्लेटलेट। आरबीसी को हम क्या करते हैं, एर्थ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स। आरबीसी का जो जीवन काल है 120 दिन और घंटे में इसको करेंगे तो 2880 हावर्स है। और डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है 2 से 3 दिन है।
और दोनों के दोनों का डेथ कहाँ हो जाएगा, हमारे स्प्लीन में जाके, प्लीहा में जाके। और फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में। कहाँ होता है, हमारे बोन मैरो में। अब आप यहाँ पे WBC को देखेंगे, WBC दो प्रकार से, एक को कहते हैं एक ग्रेनुलोसाइट जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स न पाए जाए, और एक के अंदर ग्रेनुलोसाइट्स जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाए। एक ग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फो और मोनो आते हैं। तो लिम्फो में आप 20 से 45% अमाउंट किसका है, लिम्फोसाइट्स का है, और रिस्पॉन्सिबल ये किसके लिए है, हमारी जो T लिम्फोसाइट्स बनती हैं, B लिम्फोसाइट्स बनती हैं, हमारी इम्यून सिस्टम को जो बढ़ाती है उसको क्या कहते हैं, यही लिम्फोसाइट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मोनोसाइट्स जो होती है ये सबसे लार्जेस्ट आपकी WBC होती है, जो 2 से 10% पाई जाती है। इसका जो नेचर होता है बेटा कैसा होता है, फैगोसाइटोसिस नेचर का होता है, मतलब बैक्टीरिया वगैरह जो पैथोजेन आते हैं उनको किल कर देगा। एक और फैगोसाइटोसिस नेचर किसका है, न्यूट्रोफिल्स का, एज अ सेम, बस ये सबसे बड़ी है क्या है, सबसे छोटी है। ठीक, फिर आपका ये तो एक ग्रेनुलोसाइट्स हो गया। लिम्फोसाइट्स में ये जो बेटा इसका न्यूक्लियस है कैसा है, राउंड शेप सिंगल न्यूक्लियस है, पर इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाएंगे। मोनोसाइट्स में इसका जो न्यूक्लियस है कैसा है, किडनी या बीन शेप न्यूक्लियस पाया जाता है। वेरी वेरी IMP है, बार बार क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। फिर बेसो ग्रेनुलोसाइट्स देखेंगे, बेसोफिल्स। जो बेसोफिल्स है उसका अमाउंट 0 से 1% होता है। इससे आपका एक प्रोटीन सिक्रीट हो जिसको कहते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन एक ऐसा है, अगर हमको कहीं चोट लगता है तो जहाँ चोट लगती है पहले रेड होता है, फिर उसका क्या होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, फिर वो स्वेलिंग कर जाती है, तो इसी को कहते हैं, हम क्या कहेंगे, उसको कहते हैं इन्फ्लामेशन होना। ठीक है, तो इसी इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए जो आपकी प्रोटीन वहां से रिलीज होती है उसको कहते हैं हिस्टामिन। यही जाएगी जो इन्फ्लामेशन वाला पोर्शन हो तो उसको धीरे 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 नॉर्मल कर देगी। देखते हैं कुछ देर के बाद हमारी स्वेलिंग वगैरह खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसोफिल्स है। बेसोफिल्स में जो आप देखते हैं तो ये बाई न्यूक्लिएटेड है। इसमें कितने न्यूक्लियस हैं, बाई न्यूक्लिएटेड। दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे से जुड़े हैं, किससे, एक मोटी फिलामेंट से, तो उसको कहेंगे थिक फिलामेंट से दोनों न्यूक्लियस जुड़े हुए, और इसमें ढेर सारे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं क्योंकि ये क्या है, ग्रेनुलोसाइट्स। इओसिनोफिल्स क्या है आपका, 1 से 6% होते हैं। जब किसी को एलर्जी होती है, क्या होती है, ई से एलर्जी याद कर लो, ई से इओसिनोफिल्स। जब एलर्जी काज होती है तो इसी इओसिनोफिल्स की संख्या हमारी WBC में बढ़ जाती है, ताकि हम एलर्जी को क्या कर दें, कम कर दें। ठीक है, कंट्रोल में आ जाए। तो इओसिनोफिल्स जो होती है ये भी बेटा आपका बाई न्यूक्लिएटेड होता है, बस ये थिक है, तो ये कैसा है, थीन फिलामेंट है, पतला है। फिर आपका न्यूट्रोफिल्स आता है, जो सबसे ज्यादा संख्या में देखेंगे तो सबका संख्या मिला लो, ये 40 से 75% है, सीधे 75%, मतलब संख्या में सबसे ज्यादा है, पर जब उसका शेप के हिसाब से देखेंगे तो सबसे छोटी है। ये भी क्या है, आपकी फैगोसाइटोसिस नेचर की, और इसमें जो आपका न्यूक्लियस होता है, ढेर सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो कैसे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में, और इसमें क्या पाए जाते हैं, आपके ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स जो सबसे छोटी RBC WBC, और मोनोसाइट जो सबसे बड़ी है। यहाँ तक समझ में आया सबको। अब आप लोग लिखिए पहला, अब यहाँ तक तो मैंने चार्ट वाइज पढ़ा दिया, अब एक एक करके पढ़ना है। अब लिखिए आप लोग RBC के बारे में अब डिटेल से पढ़िए। RBC रेड ब्लड कार्पस्कल। ठीक, या इसी को क्या कहते हैं, इरेथ्रोसाइट्स। क्या कहेंगे, इरेथ्रोसाइट बोलते हैं। लिखिए, इट इज कॉल्ड इरेथ्रोसाइट्स हो गया, लिखो स्टडी ऑफ RBC की जिस ब्रांच में स्टडी की जाती है उसको क्या कहते हैं, बताओ जी। RBC को हम जिस इंस्ट्रूमेंट या जिस चीजों से उसकी स्टडी की जाती है उसको क्या कहते हैं, हिमेटोसाइटोमीटर। लिखो लिखो, हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर। बताइए मुझे RBC का शेप कैसा होता है, RBC का जो शेप होता है कैसा होता है, हाँ बाई हाँ कॉनकेव है, बाई कॉनकेव है, और नॉन न्यूक्लिएटेड है, नॉन न्यूक्लिएटेड। इसमें किसी भी प्रकार की न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है,
और या तो ओवल शेप्ड है, कैसा है ये, ओवल शेप्ड है, लिखे, या आर राउंड शेप्ड कहीं कहीं लिखा है। ये जो न्यूक्लियस है ये एक्सेप्शन है, क्या है बेटा आपका, एक्सेप्शन में लिख लीजिए। न्यूक्लियस आरबीसी में, हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है। अभी आपने डब्ल्यूबीसी में देखा ना, किडनी शेप न्यूक्लियस है, राउंड शेप्ड है, मल्टी है, पर हमारी जो आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। परंतु दो ऐसे मैमल्स है जिसको कैमल और लामा बोलते हैं, उनमें न्यूक्लियस आपका क्या होता है, पाया जाता है। मैमल्स, क्योंकि मैं जितना पढ़ा रही हूँ ये आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन में लिखेंगे किसमें प्रेजेंट होता है, देखिए प्रेजेंट इन लामा एंड कैमल, ये दोनों ऊंट होता है और एक लामा होता है, इन दोनों में ये क्या पाया जाता है बेटा, आरबीसी में न्यूक्लियस पाई जाती है, ठीक है। ये आपका एक्सेप्शन है, मतलब क्या, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, ठीक है, कर लीजिए यहाँ पे। हाँ करवा रही हूँ, हाँ। लार्जेस्ट आरबीसी, लार्जेस्ट आरबीसी लार्जेस्ट आरबीसी, और आरबीसी कैसा, ऐसे लिखो, लार्जेस्ट न्यूक्लिएटेड आरबीसी, न्यूक्लिएटेड आरबीसी, लार्जेस्ट न्यूक्लिएटेड आरबीसी आपकी किसमें पाई जाती है, एम्फीबिया में। एम्फीबिया का मतलब किसमें, फ्रॉग वगैरह में, ठीक है। हाँ ये आप देखें यहाँ पे, न्यूक्लिएटेड आरबीसी जो है आपका किसमें पाया गया है, एम्फीबिया में या तो फ्रॉग में कहा जाता है, और ये कैसे हैं न्यूक्लिएटेड आपके आरबीसी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, हमारे रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, ठीक है। ये हमारा जो बोन है ना, ऐसे रहता ना आपका बोन, ऐसे, तो यहाँ पे इस वाले हिस्से को ही क्या कहते हैं, यहीं पे आपकी आरबीसी बनती है, ठीक है। यहाँ से पतली पतली आपकी जाती है क्या, हैवर्सियन कैनाल, क्या जाती है, हैवर्सियन कैनाल जाती है, और इसी कैनाल में आके पतले पतले ब्लड वेसल्स वगैरह जाते हैं, और इसी से आपका फॉर्मेशन होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का, ठीक है। ये चीज आप लोग रखिए, याद रखिए। रेड बोन मैरो जो स्ट्रक्चर है इसका, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो यही चीजें ज्यादा खाते हैं, क्यों, क्योंकि भाई रेड बोन मैरो डायरेक्ट बॉडी में जाए, ठीक है, हमारी अच्छी खासी क्या हो, आरबीसी डब्ल्यूबीसी बने, ठीक। तो कहते हैं हमको यही खाना है, राक्षसी भोजन खा लो। चलो लिखो भाई, इसी में लिख लेना, हैवर्सियन, हैवर्सियन कैनाल एंड वॉकमैन कैनाल help to formation of आरबीसी का फॉर्मेशन हेल्प करता है कौन, हैवर्सियल कैनाल और वॉकमैन कैनाल, दोनों क्या करते हैं, हेल्प करते हैं आरबीसी की फॉर्मेशन में। यहाँ तक आप लोग कर लीजिए। अब यहीं पे लिखिए एक्सेप्शन, अगर बच्चा अपने माँ के कहाँ हो, पेट में हो, और अभी उसका बोन न बना हो, सबसे पहले आपका आर्गन कौन बनता है, सबसे फर्स्ट आर्गन एक बेबी का हार्ट बनता है, ठीक है, पहले सबसे पहले हार्ट ना, दिल बनता है,
पर अगर बच्चे का अगर उसके बाद धीरे धीरे सारी चीजों का डेवलपमेंट होता है, बोन तब बनता है, ठीक है। जब तक बोन का डेवलपमेंट नहीं होता है तब तक उस बच्चे के ब्लड में, मतलब उसके बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन कौन करेगा? बोन मैरो की जगह कौन करेगा बेटा? आपका लीवर और स्प्लीन। लिखिए क्या? हाँ, यॉर्क सैक भी करेगा, और वो तो मान लीजिए बहुत इन्फेंट कंडीशन में, ठीक है। पर अभी यहाँ पे हम लीवर और स्प्लीन लिखेंगे। यॉर्क सैक भी अगर देता तो वो भी गलत नहीं है। लिखो, बट इन केस ऑफ प्रेगनेंसी में, तो इन्फेंट में, जो आपका इन्फेंट होता है, इन्फेंट का मतलब होता है भेक शिशु, छोटा सा बच्चा, ठीक है। इन्फेंट जो होता है उसमें जो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कौन करेगा बेटा? आपका फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी करेगा आपका लीवर एंड स्प्लीन, प्लीहा और यकृत, स्प्लीन। लिखिए, इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल देना, ऐसे कर। बट इन केस ऑफ प्रेगनेंसी के केस में इन्फेंट जो बच्चा होता है उसमें फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी किस में होगा? लीवर और स्प्लीन में। क्यों? क्योंकि उस समय बेटा आपका बोन का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो बोन मैरो में कहाँ से फॉर्मेशन होगा? ठीक है, लिखिए इसको। हाँ, सिर्फ मैमल्स में ये उसका यूनिक फीचर होता है मैमल्स का, ठीक है। जैसे डाइफ्राम होता है, हेवरसियन कैनाल होता है, ये सारी चीजें यूनिक होती है जो मैमल्स के स्पेशल फीचर में आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखिए आप लोग। अब तो फॉर्मेशन हो गया, डिस्ट्रॉय लिखिए। लिखो, आरबीसी डिस्ट्रॉय इन आरबीसी आर डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन। किसमें डिस्ट्रॉय होता है बेटा? स्प्लीन, पीहा में। हेंस, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हेंस इट इज कॉल्ड ग्रेयार्ड, ग्रेयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, ठीक है। आरबीसी का कब्रिस्तान क्या है? आपका स्प्लीन है, प्लीहा। इसको कब्रिस्तान कहेंगे, कब्रिस्तान। लिख लेना भाई, कब्र होता है ये। ग्रे आर्ट का मतलब होता है कब्र। हो गया। लिखिए, पिगमेंट ऑफ आरबीसी। आरबीसी में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है बेटा? हीमोग्लोबिन। कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में जो हिम पिगमेंट होता है, ठीक है, हिम पिगमेंट होता है, उसमें आपका एफी जो आता है, फेरस या फेरिक आयन होता है। इसके वजह से हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है? ब्राइट रेड कलर दिखता है, ठीक है। जो ब्रिक होता है ईंट के कलर का दिखता है, ठीक। लिखिए, पिगमेंट इन आरबीसी, पिगमेंट
इन आरबीसी हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन होता है। और ये जो हीम होता है इसमें ही आपका पाया जाता है फेरिक आर फेरस, Fe++ लिख लेना, Fe+ आयंस। और इसके ही प्रेजेंस में इसका कलर कैसा दिखता है, कलर आर रेड कलर आर शोइंग, ऐसे लिखते हैं, रेड कलर आर शोइंग। इसी के वजह से कलर कैसा शो होता है, रेड कलर, लाल दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे 1 ml आरबीसी में, सॉरी 1 ml ब्लड में, हमारे ब्लड का कंपोनेंट क्या बताएं, प्लाज्मा और ब्लड कार्पस्कल, मतलब प्लाज्मा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट से सारे मिलकर के क्या बना रहे हैं, आपका ब्लड बना रहे हैं। तो अगर हम 1 ml ब्लड लेते हैं तो उसमें आरबीसी की संख्या कितनी होती है, नहीं नहीं भाई, वो तो हीमोग्लोबिन पहुंच गई 5054, ठीक है, 5054 लाख होती है। ठीक है, 1 ml ब्लड में अगर 1 ml आप ब्लड निकालेंगे तो ब्लड में का कंपोनेंट मैंने बताया प्लाज्मा और ब्लड कार्पस्कल है। ब्लड कार्पस्कल में आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो आपका जो 1 ml अगर ब्लड निकालते तो उसमें अगर हम आरबीसी की संख्या काउंट करते तो सबसे ज्यादा वही मिलती है आपकी 5054, मतलब 5054 लाख होती है। बताते हैं, लिखो, ये अमाउंट याद रखना है आप लोगों को। यहाँ मैं लिखवा रही हूँ, 1 ml ब्लड में जो आपका आरबीसी है वो होती है 5054 लाख पर mm क्यूब बोलते हैं इसको। ठीक है, 5054 लाख पर mm क्यूब। और एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करता है, 4। 4 एक हीमोग्लोबिन है, इस तरीके से अगर देखेंगे, हाँ, तो 4 आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ये बाइंड करता है। ठीक है, ठीक है, इसको करिए। और यदि आपका यदि आपका यहाँ पे 4 मायोग्लोबिन ये बाइंड करेगा 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को और 4 मायोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। एक मायोग्लोबिन 1 ऑक्सीजन को, 2 को, ये जितना रहेगा उतना ही बाइंड करेगा, पर ये अपना 4 गुना बाइंड करता है। ठीक है, इसलिए हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो होती है ऑक्सीजन से सबसे ज्यादा होती है। और जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड बनता है वही आपकी क्या होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड होता है। ठीक है, अगर इसकी एफिनिटी ज्यादा हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड से, तो कार्बन डाइऑक्साइड से अगर ये बाइंड कर लेगा तो वो हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। हाँ, नहीं, लंग्स में तो आपका ब्लड आने के बाद प्योर होता है ना। हाँ, ऑक्सीजनेटेड में चेंज होता है। हमारे जो हार्ट में रहता है वो इम्प्योर रहता है, आधा इम्प्योर रहेगा आधा प्योर रहता है। ठीक है, तो उसको मैं अभी पढ़ाऊंगी। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। लिखो, अब लिखिए कि हीमोग्लोबिन जो होता है मेल में कितना पाया जाता है, फीमेल में इसका अमाउंट कितना पाया जाएगा। मेल में 14 होता है और फीमेल में लगभग 12 से 13 के एवरेज में रहती है। ठीक है, तो नहीं कहते अरे इनकी हीमोग्लोबिन कम हो गई, कुछ खिलाइए पिलाइए भाई, ब्लड कम हो गया। तो वो एवरेज आपको इसमें लिखना है। लिखिए, 1440 GM ग्राम पर डी कैलोरीज।
पावर 3, ये आपका हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट प्रेजेंट इन मैन, आदमियों में ज़्यादा हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है, औरतों के कंपैरिजन। और इसमें लिखिए 12 से 13 GM/D अमाउंट प्रेजेंट इन फीमेल। अमाउंट ऑफ hemoglobin present in man, amount of hemoglobin present in female। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना होता है? आरबीसी फिर डब्ल्यूबीसी 600 से, हाँ वेरी गुड, इसका जो रेशियो होता है यही पाया जाता है। 600 अगर आपके आरबीसी रहेंगे तो वहां पे एक आपका क्या होगा? डब्ल्यूबीसी रहता है ब्लड में। करिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, या तो पलट के भी दे सकता है। डब्ल्यूबीसी आरबीसी तो 1:600 हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये पूरा आप आरबीसी के बारे में जान गए हैं, ठीक है। आरबीसी के बारे में मैंने पूरा बता दिया, अब आप लोगों को पढ़ना है डब्ल्यूबीसी। थोड़ा बहुत उसमें पढ़ लीजिए, जो कि डब्ल्यूबीसी मैंने सब बता दिया है, वही चीजें वापस से लिखवानी होगी, ठीक। कौन सा बेटा? ये 12 से 13 ग्राम पर आपका डेसिमल कैलोरीज पावर 3 है, ठीक है। देखिए, हो गया, हो गया। चलिए आगे देखिए, डब्ल्यूबीसी करिए आप लोग। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पेस्कल, या तो इसी का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। क्या नाम बेटा इसका? ल्यूकोसाइट्स। इसकी भी ओरिजिन किससे होगी? मीजोडर्मल है, मीजोडर्मल लेयर, ठीक है। एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान 3 लेयर बनती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। तीनों लेयर से ही हमारी पूरी बॉडी बनती है, ठीक है। तो ये जो मीजोडर्म लेयर है, इसी से बनता है कनेक्टिव टिश्यू। क्या बनता है बेटा आपका? कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू में आता है ब्लड और बोन। तो ब्लड क्या है? इसी ब्लड में आपकी आरबीसी आती है, डब्ल्यूबीसी। तो ये क्या है? मीजोडर्म। और ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। तो ये मीजोडर्म से आपकी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों, इसी चीज को मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। लिखिए, इसका शेप लिखिए। इसका शेप कैसा होता है? इसका कोई शेप रेगुलर नहीं है, देख रहे हैं ना, हर बार शेप बदल रहा है। एक बार किडनी शेप हो जा रहा है, एक बार राउंड शेप हो जा रहा है, एक बार मल्टी लोब शेप हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो बेटा है शेप एग्जैक्ट नहीं हो, तो जिसका शेप एग्जैक्ट नहीं होता उसको क्या कहते हैं? एमीबॉइडल शेप। अमीबा, अपना अमीबा का कोई एग्जैक्ट शेप नहीं होता ना, उसी तरीके से जिधर उसका फुटपाथ बन जाता है, वो ऐसा उसका शेप बन जाता है। तो उसी तरीके से इसमें क्या है, इसके भी शेप को कहेंगे अमीबॉइडल शेप। लिखिए, इसका शेप कैसा हो जाएगा? इरेगुलर शेप हो जाएगा, इरेगुलर या आर एमीबॉइडल, इरेगुलर एमीबॉइडल। अमीबॉइडल शेप,
इरेगुलर अमीबॉइडल सिस्ट। और डब्ल्यूबीसी में सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सी है? वेरी गुड, कौन सी है? मोनोसाइट। ठीक है, इसका न्यूक्लियस कैसा है? किडनी या बीन शेप्ड, किडनी या बीन शेप्ड है। और कैसा है ये? सिंगल है। कैसा है ये? सिंगल है। और सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी क्या है आपकी? न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स है। और इसका न्यूक्लियस कैसा है? मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, और दोनों का नेचर कैसा है? बोथ नेचर कैसा है? फैगोसाइटोसिस है, जो किल कर देंगी बैक्टीरिया वगैरह को, फैगोसाइटोसिस है। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे। देखिए, रेशियो ऑफ डब्ल्यूबीसी आरबीसी, ब्लड में डब्ल्यूबीसी आरबीसी का रेशियो क्या हो गया? ये उल्टा कर दिए तो 1 रेशियो कितना हो गया? 600 हो गया ना। अगर डब्ल्यूबीसी का कैसा हो? अनकंट्रोल डिवीजन हो हमारे ब्लड में, अगर डब्ल्यूबीसी अनकंट्रोली डिवीजन हो रही, बार बार डिवीजन करके जो उसकी संख्या होती है लगभग 50,000 से ज्यादा जब बढ़ने लगती है, तो इंसान को क्या हो जाता है? ल्यूकेमिया हो जाता है, जिसको कहते हैं ब्लड कैंसर। ठीक है, देखिए बाकी मैंने पीछे डब्ल्यूबीसी का चार्ट बनाया था, वही चार्ट यहाँ पे आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, और कुछ है नहीं, यहाँ तक करिए अब। हो जाए तो बताइए। अब आप लोग हेडिंग डालिए ब्लड ग्रुप, हेडिंग डालिए ब्लड ग्रुप। लिखो, इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप in human two type blood group in whole world, in human few type blood group
इन होल वर्ल्ड। स्टार्टिंग में जब एंशियंट टाइम था, तो जब कार्ल लैंडस्टेनर आए, तो उस टाइम जो ब्लड ग्रुप था, उन्होंने ब्लड ग्रुप को पूरे ह्यूमन में, पूरे संसार में ह्यूमन में दो ही ग्रुप को ही डिफाइन किया था। पहला आपका जो ग्रुप था, इसको कहे एबीओ ग्रुप। क्या कहें? ए बी ओ ब्लड ग्रुप कहा। और दूसरे को क्या कहें? RH फैक्टर। दूसरे को क्या कहें? RH फैक्टर। और ये जो फैक्टर था, ये किसमें उन्होंने डिस्कवर किया था? एक आपकी मंकी था, उसका नाम रहीसस था, ठीक है। उसके ही बॉडी से RH फैक्टर को उन्होंने निकाला था, क्योंकि ये रोग सबसे पहले उसके ही बॉडी में ये फैक्टर सीन हुआ था। हाँ, तो जो रहीसस मंकी है, उसी से उन्होंने RH फैक्टर निकाला। और एबीओ ब्लड ग्रुप, तो RH फैक्टर मनुष्य के भी अंदर होता है, जो मैमल्स है, ह्यूमन है, उसके भी अंदर RH फैक्टर को कुछ काज किए गए, देखे गए, कंपैरिजन किया गया पॉपुलेशन में, तो पता चला लगभग 20% की पॉपुलेशन RH फैक्टर ह्यूमन में भी पाया जा रहा है, जो एक बंदर में है। क्योंकि भाई बंदर की, हम ह्यूमन की जो उत्पत्ति होती है वो मंकियों से तो होती है, उन्हीं के तो हम लोग पूर्वज हैं, धीरे धीरे डेवलप करके हम लोग हुए हैं। पॉजिटिव होता है, हाँ। तो एबीओ ब्लड ग्रुप को डिवाइड किया गया, और RH फैक्टर को डिवाइड किया किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। लिख लो, कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने दो ब्लड ग्रुप को बताया। कार्ल लैंडस्टीनर ने दो ब्लड ग्रुप को बताया, एबीओ ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर। लिखिए, बेस डू टू सरफेस ऑफ एंटीजन इन द RBC। देखो इसमें, इसको फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर इन रहीसस मंकी। देखो, एंड वीनर, स्टीनर एंड वीनर, कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर इन the blood of rhesus monkey। ठीक है। eat only RH plus in male and RH नेगेटिव इन फीमेल। अगर ये रहेगा तब तो ये नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक। पर यदि RH पॉजिटिव फीमेल कर दिया, RH नेगेटिव मेल कर दिया, और इन दोनों की अगर शादी करवा देंगे, तो इनकी ब्लड, जो बेबी होगा, पहला ही बेबी जो होगा, उसका ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में देखा गया मैमल्स में कि ब्लड ग्रुप टेस्ट कराने के बाद ऐसे कुछ मैमल्स थे, ऐसे कुछ ह्यूमंस थे, कुछ मनुष्य थे, कुछ आदमी थे, जिनकी शादी होने के बाद उनका फर्स्ट बेबी तो ठीक ठाक हुआ, पर सेकेंड बेबी में क्या, ब्लड क्लॉटिंग से बार बार डेथ हो जा रही थी। तो इस चीज को उन्होंने जब सर्च किया, तो पता चला कि इनके बॉडी में एक अलग तरीके से ब्लड ग्रुप है, जिसका नाम है RH फैक्टर है। क्या है? RH फैक्टर, जिसको पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने मंकी में ढूंढा था। तो भाई हम उन्हीं के पूर्वज है, तो उनका ही DNA धीरे धीरे जीन क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो इसमें देखा गया इस कंडीशन में कि अगर RH प्लस मेल है तो RH नेगेटिव फीमेल है, तो इन दोनों की अगर शादी करा दी जाए तो इसका तो पहला बेबी सही होगा, पर दूसरे में थोड़ा चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए जनरली लोग दूसरा तीसरा बेबी इसमें कैरी ही नहीं करते, क्योंकि जब प्लेसेंटा से बच्चा निकलता है तो वहाँ थोड़े ब्लड वैसे, हमारा जो ब्लड, जो माँ के गर्भ में जो बच्चा पलता है, कभी माँ के ब्लड का जो ब्लड होता है बच्चे से मिक्स नहीं होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, वहाँ प्लेसेंटल बैरियर होते हैं। बस ब्लड तो जाएगा, ब्लड का जो वेन जाता है माँ के, पर उसमें से ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट वो बाय डिफ्यूजन ब्लड बच्चे में चला जाएगा।
पर जो आरबीसी है वो बड़े मॉलिक्यूल से बॉडी डिफ्यूजन नहीं जाते। तो हम माँ के खून से तो नहीं पलते हैं, पर हाँ उनके वो खून में जो आपका जो न्यूट्रिएंट होता है वो हमको मिलता है, ठीक है। तो पर जब बच्चा का जब बर्थ होता है तो उस कंडीशन जब प्लेसेंटा में खिंचाव पड़ता खींचता है, तो उस कंडीशन में अगर माँ RH प्लस है और ये पिता RH निगेटिव है, इस कंडीशन में रहेगा, तो वहां से जब खिंचाव पड़ता है तो प्लेसेंटा जब निकलती है वहां से करती है, तो उसमें थोड़ा बहुत उसका ब्लड चला जाता है, इंटर कर जाता है। तो कौन सा आपका हीमोग्लोबिन जाता है? IgG जाता है। तो IgG जब जाता है तो वहां अब जाएगा, इसके विपरीत एंटीबॉडीज वहां बना के रख लेगा। जब दूसरा बच्चा आता है तो वहां पे अब उस कंडीशन में उसके विपरीत एंटीबॉडीज बनी रहती है, वो एंटीजन मिक्स करके ब्लड को क्लॉट करने लगते हैं और बच्चे की डेथ हो जाती है दूसरे कंडीशन में। पर पहला बच्चा कैसा होगा? नॉर्मल होता है, ठीक है। इसको यहाँ तक कर लीजिए बेटा। ABO ब्लड ग्रुप ये बड़ा है, इसको मैं कल पढ़ाऊंगी, ठीक है। हाँ तो भाई इसीलिए ना, अब क्या होता है, अगर अब शादियां होती हैं, 1 मिनट रुक जाओ। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ।